नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होंगे और पूरी निष्ठा के साथ अपने पढ़ाई लिखाई में लगे हुए होंगे। ठीक है, आज का ये लेक्चर मेरा सेकेंड लेक्चर होगा हिस्ट्री सीरीज का, जो मैंने प्रखर बैच स्टार्ट किया है हिस्ट्री को लेके, जिसमें मैंने बताया है, जो पिछला वीडियो मैंने बनाया भी था, जिस वीडियो में मैंने आप लोग का बताया था कि हिस्ट्री का सारा जो डर है आपका, हिस्ट्री का जो भूत है आपका, मैं भगा दूंगा। तो ये उसी सीरीज का दूसरा लेक्चर होने वाला है। तो आप लोग सभी से गुजारिश है कि पूरा वीडियो देखें। ठीक है, पिछले वीडियो का रिस्पांस बहुत अच्छा आया है, लेकिन उसमें एक दिक्कत है क्या कि आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, आधे में ही वीडियो को स्टॉप करके आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसा करेंगे तो कभी हिस्ट्री का भूत नहीं भागेगा। हमेशा दिमाग में रखिएगा, इतिहास का भूत जो है और राक्षस बन के आपके सामने आ जाएगा, कभी भागने वाला नहीं है। तो अगर इतिहास के भूत को भगाना है तो मेरे साथ आपको देना होगा और मेरे साथ इस प्रखर बैच में लगे रहना होगा। समझ लीजिए इस चीज को। अगर भगाना है तो, नहीं तो भूत से डरते रहना है तो फिर डरते रहिए, मरते रहिए, फिर आपको दबाकर दूसरा आगे निकल जाएगा और आप हमेशा डरते हुए पीछे ही रह जाएंगे। तो जैसा आपका इच्छा वैसा आप कर सकते हैं। बाकी प्रखर बैच मैंने जो पिछले वीडियो से स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने आप लोग को हिस्ट्री का टाइम लाइन बेसिकली बताया था, उस वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन भी दिया था, अपने दूसरे चैनल के बारे में बताया था कि दूसरे चैनल पर मेरा क्लास जो हो रहा है वो रेगुलर कक्षा 9 से 12 के बच्चों के लिए हो रहा है, वो भी बताया था। और साथ साथ में उस पे मैंने जो इतिहास का जो बेसिकली टाइमलाइन है, टाइमलाइन कहो या फिर जो पूरे इतिहास को जो हम लोग पढ़ते हैं, जो भी इतिहास को हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था मैंने। उसका आपको एक छोटा सा झलक पेश हुआ था पिछले लेक्चर में। तो कुछ कुछ चीज को तो मैंने बता दिया था कि जैसे समय के बेसिस पे डिवीजन किया जाता है, इनसे और औजारों के बेसिस पे डिवीजन किया है, जैसे आपका स्टोन एज है, पाषाण युग है, आपका लौह युग है, ये सब मैंने बताया था। फिर इतिहास को जो मुख्यतः तीन पार्ट में, तीन भाग में बांट कर हम लोग पढ़ते हैं, जैसे आपका होता है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, इंग्लिश में बोलूँ तो एंसेंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और आपका मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये सब मैंने बांट दिया था। एंसेंट हिस्ट्री का भी कुछ पार्ट मैंने आप लोग को बांट के बताया था। थोड़ा इस लेक्चर में एक बार फिर से हम लोग वो पुराना देख लेंगे, थोड़ा बहुत, बहुत तेजी से क्विक रिवीजन एक करा दूंगा मैं, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आपका क्या काम है कि आपका काम यही है कि कॉपी कलम अपना उठाकर मेरे एकदम सामने बैठ जाइए और जैसा जैसा मैं आपको यहाँ पे पढ़ाता चलूँ वैसा वैसे आप अपना नोट स्वयं से खुद से बनाते चलिए। यहाँ के बाहर कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर जो भी बच्चा बच्चा ही कह सकते हैं, हालांकि कंपटीशन के बहुत सारे लोग जो प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी करते हैं, सभी बच्चे नहीं होते हैं, कुछ तो ऐसे भी होंगे जिनका उम्र मुझसे भी ज्यादा होगा। तो खैर ठीक है, अभी जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक बच्चे की श्रेणी में ही है। तो इसलिए कभी कभी मैं बोल देता हूँ। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो उम्र में अगर मुझसे बड़े हों तो कृपया इसको बुरा ना माने इस चीज का। ठीक है, चलिए, तो आप लोग सब अपना कलम कॉपी पिजा के बैठ जाइए और उसके बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। देखिए, पिछले पिछले लेक्चर में जो मैंने आप लोग को पढ़ाया था, उसमें मैंने आप लोग को बेसिकली इतिहास का 3 खंड करके बताया था। ठीक है, इतिहास कहो, इसी को इंग्लिश में हिस्ट्री भी बोलते हैं। बाइलिंगुअल क्लासेस है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे बच्चा हिंदी मीडियम का हो, चाहे बच्चा इंग्लिश मीडियम का हो, सभी के लिए सब कुछ है। देखो, कोई भी इंग्लिश मीडियम का बच्चा, जितना भी इंग्लिश मीडियम के जो भी बच्चे हैं, उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट है, सजेशन है, एडवाइस है, जो भी आप समझे इसको, कि कोई भी, मेरे ख्याल से भारत का अगर कोई भी बच्चा है, किसी भी प्रांत का बच्चा हो, इंग्लिश तो मैं यहाँ लिख ही रहा हूँ, ठीक है, तो इतना भी अंग्रेज कोई नहीं है कि जिसको हिंदी थोड़ा भी नहीं समझ में आता हो। अगर साउथ इंडियंस का बात छोड़ दे तो
अगर कोई बच्चा जो उस जगह का होगा जो पूरे साउथ इंडिया से बिलोंग करता होगा, तो आप मेरे को कमेंट करना। आप लोग के लिए फिर मैं एक अलग स्पेशल लेक्चर इंग्लिश में फुली कंप्लीटली इंग्लिश में बना दूंगा। अगर वैसा हो तो जनरली साउथ इंडियन इंडिया के बच्चे जनरली इन सब कंपटीशन वगैरह में ज्यादा ध्यान देते नहीं है, जहां तक मुझे मालूम है या फिर पता है। दूसरे दूसरे मतलब सोर्सेस से जो मेरे को पता चलता है, उस हिसाब से ज्यादातर उन लोग का दिमाग जो है वो प्राइवेट जॉब्स वगैरह में ज्यादा है। और मेनली जो गवर्नमेंट या प्रतियोगी परीक्षाओं का जो तैयारी करते हैं लोग, उसमें हमारे बिहार उत्तर प्रदेश के ही बच्चे ज्यादातर होते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि यही होते ही हैं, ज्यादातर होते हैं। तो आप लोग सब हिंदी भाषी तो हैं, ठीक है। मेरी पूरी शिक्षा दीक्षा जो हुई है वो अंग्रेजी मीडियम में हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को हिंदी नहीं आता है, ठीक है। इसीलिए मैं दोनों लैंग्वेज में बोल दूंगा। आपको नोट्स किस में बनाना है ये आप अपने लैंग्वेज के हिसाब से डिसाइड कर लेंगे, लेकिन कोई ये कमेंट नहीं करेगा कि मेरे को वो नहीं समझ में आया, मेरे को ये समझ में आया। दोनों तो मैं बता दे रहा हूँ। इसलिए ये जो क्लास है, जो भी लेक्चर सीरीज है आपका, जो प्रखर बैच है, ये प्रखर बैच आपका दोनों लैंग्वेज में रहेगा, बाइलिंगुअल होगा और सभी बच्चों के लिए होगा। तो उसके लिए चिंता नहीं करना है। चलिए, तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था इतिहास, और इतिहास का 3 डिवीजन भी कर दिया था मैंने। एंशिएंट, प्राचीन, दूसरा था तुम्हारा मिडाइवल, मध्यकालीन। ये खासकर उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो बच्चे हो सकता है इस लेक्चर से जुड़े हों। और तीसरा होता है मॉडर्न, आधुनिक। ठीक है, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा है आधुनिक इतिहास। चलिए, अब इसमें मैंने आपको बताया था कि एंशियंट हिस्ट्री को 2 पार्ट में बांटते हैं। अब इस पे एक चीज मेरे को बताना है। देखो, ये लेक्चर जो है, ये वीडियो जो है, ये इतिहास शुरू करने का समझो कि इंट्रोडक्शन पार्ट 2 है। इतिहास पढ़ना शुरू करने से पहले जो बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, ये वो है। पिछला इंट्रोडक्शन, पिछला जो वीडियो था मेरा, वो भी इंट्रोडक्शन पार्ट 1 था। ये वीडियो जो है, इसको मान लो कि इंट्रोडक्शन पार्ट 2 है। ये दिमाग में आप लोग मानकर चलेंगे, ठीक है। इसमें मैंने बताया था आपको कि इसको मुख्यतः 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट जो है वो आपका कहलाता है प्री हिस्ट्री, और दूसरा पार्ट जो है आपका कहलाता है प्रोटो हिस्ट्री, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। ये कौन सा काल है? प्रागैतिहासिक। ये सारा पिछले लेक्चर में मैंने लिखवा दिया है। तो जो भी बच्चे इस लेक्चर से जुड़ रहे हैं, मेनली ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ। और आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर है कि ये अच्छे से समझने के लिए आप मेरा पिछला लेक्चर जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन पढ़ना मत भूलिएगा। उसमें बहुत सारा कुछ इंपॉर्टेंट होता है, कुछ चेंजेस होता है, तो वो भी उसमें नोटिफाइड रहता है। तो डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़िएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, पूरे प्लेलिस्ट का ही लिंक दे दूंगा। एक प्लेलिस्ट मैंने सोचा है कि बना दूं, और उसका पूरा लिंक ही दे दूंगा मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ध्यान दीजिएगा इसका। और ये होता है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल प्री हिस्ट्री, और ये है प्रोटो हिस्ट्री आद्य ऐतिहासिक काल। लेकिन ध्यान दीजिए, ये जो है ना, ये मैंने बाइपार्टाइट डिवीजन किया है, ठीक है। मैंने इसको क्या किया है, 2 तरीके का डिवीजन चलता है, 2 तरीके का बंटवारा चलता है इतिहास में। एक जिसमें हम लोग 2 कालखंड में बांटते हैं, प्राचीन इतिहास को 2 कालखंड में बांटते हैं। एक पहला कालखंड होता है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक काल। और इसी में एक कहलाता है, इसको कहते हैं हम लोग बाइपार्टाइट। क्या कहते हैं? बाइपार्टाइट। ये सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ, ये लिखने का कोई उतना कोई खास जरूरत नहीं है, समझने के लिए बता रहा हूँ आपको। और इसी में एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्राइपार्टाइट।
इसी में एक जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्राईपार्टाइट। तो ट्राईपार्टाइट में 3 एरा होता है। एक होता है आपका सेम प्री हिस्ट्री, एक आपका होता है प्रोटो हिस्ट्री जैसे इसमें है, और तीसरा आपका होता है हिस्टोरिकल एरा। इसको हम लोग कहते हैं हिस्टोरिकल एरा। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री ऊपर में ही बताए थे। प्री हिस्ट्री प्रोटो हिस्ट्री तो नीचे ही बता रहा है, लेकिन हिस्ट्री एरा नया जोड़ दिए हैं। तो इन दोनों में अंतर क्या है, तो ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ पे मैंने आपको पिछला लेक्चर जाके देखिएगा, तो प्री हिस्ट्री में 3 चीज बताया था, पालियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, 3 काल को यहाँ पे डाला था मैंने। और इसमें आपका मैंने डाला था हड़प्पा सभ्यता से, हड़प्पा सभ्यता वैदिक सभ्यता से लेके सीधा गुप्ता पीरियड तक मैंने इसमें डाला था, है ना, गुप्ता पीरियड तक। मतलब मध्यकालीन भारत शुरू होने के पहले का सारा पीरियड इसमें डाला था। ठीक, लेकिन जो ट्राईपार्टाइट डिवीजन है उसमें इसी को थोड़ा तोड़ दिया गया है। क्या तोड़ दिया गया है कि पहला ही जो है आपका प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री का मतलब है कि वैसा समय जिसका कोई रिटन एविडेंस नहीं है। ठीक है, कोई रिटन एविडेंस ना हो, नहीं है। इस प्रोटो हिस्ट्री जो होता है इसमें रिटन एविडेंस तो है, बट पढ़ा नहीं जा सका है, स्टिल नॉट डेसिफर्ड, पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, तो इसमें कौन आएगा आपका, हड़प्पा सभ्यता आएगा, वैदिक सभ्यता आ जाएगा। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, अभी बताऊंगा, जब पढ़ाऊंगा वैदिक सभ्यता के बारे में तो बताऊंगा। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग को लिखित साक्ष्य मिला, लेकिन उसको हम लोग आज तक पढ़ नहीं पाए। और वैदिक सभ्यता का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, वहां उसका जो भी है वो स्क्रिप्टेड फॉर्म में नहीं है, वर्चुअल फॉर्म में है, वर्चुअल फॉर्म में। अब आप कहेंगे कि ऋग्वेद तो लिखा हुआ था, तो हाँ ऋग्वेद है, वो लिखित साक्ष्य नहीं है, उसमें तो श्लोक वगैरह लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसको आप साक्ष्य के बेसिस पर नहीं कर। साक्ष्य क्या होता है, जो आपको इतिहास के बारे में बताए, तो वैसा उसमें कुछ नहीं लिखा। ऋग वैदिक काल में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या होता था, उससे हालांकि कुछ जानकारी हम लोग को मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, लेकिन वो स्क्रिप्टेड फॉर्म में नहीं है, वो म्यूजिकल फॉर्म में है। और देखिए तीसरा आपका है हिस्टोरिकल एरा। ये वो एरा होगा जिसका लिखित साक्ष्य अच्छे से हमारे पास मौजूद है। तो आप कह सकते हैं कि महाजनपद के समय से अभी तक इसका हमारे पास पूरा लिखित साक्ष्य मौजूद है। तो ये 2 तरीके से प्राचीन इतिहास को हम लोग बांटते हैं, एक बाइपार्टाइट 2 तरीके का, और एक ट्राईपार्टाइट 3 तरीके का। मतलब बाइपार्टाइट 2 टुकड़ों में, ट्राईपार्टाइट 3 टुकड़ों में। बाइपार्टाइट में आपका प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री है, प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल, जब से जिसका लिखित साक्ष्य नहीं है, सिर्फ आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य है। ठीक है, सिर्फ पुरातन साक्ष्य है। तो वो अगर हम लोग 2 टुकड़ों का बात करें तो सिर्फ पुरातन साक्ष्य वाला आ जाएगा प्रागैतिहासिक काल में, और जब से लिखित साक्ष्य मिलना शुरू हो गया तब से आद्य ऐतिहासिक काल में, भले ही उसको पढ़ा जा सका हो या ना जा सका हो। तो इसीलिए कुछ इतिहासकारों ने कहा कि ये सही डिवीजन नहीं है, इस तरीके से डिवाइड करना चाहिए। तो इस तरीके का जब डिवीजन आया तो उसमें आया कि प्री हिस्ट्री वही जिसका रिटर्न एविडेंस नहीं, लिखित साक्ष्य नहीं, सिर्फ आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य है, मतलब पुरातन साक्ष्य है। प्रोटो हिस्ट्री जिसमें लिखा तो गया है बट पढ़ा नहीं गया है, या फिर लिखा नहीं गया है, सिर्फ सुना गया है, मतलब साक्ष्य है, लेकिन साक्ष्य वो कंप्लीट साक्ष्य जो कहते हैं, कंप्लीट एविडेंस जो कहते हैं, वो ना हो। ठीक है, तो इसमें 2 एरा आएगा आपका, इसमें आएगा आपका हड़प्पा सभ्यता भी आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल अगर दिया जाए तो इसमें आपका हड़प्पा सभ्यता भी आएगा, और इसमें आपका वैदिक युग भी आएगा। मैंने बता ही दिया, हड़प्पा सभ्यता में लिखित लिखित साक्ष्य मिला है बट उसको पढ़ा नहीं जा सका है। वैदिक सभ्यता मेनली लिखित नहीं है, लिखित फॉर्म में नहीं है, ये बोलने के फॉर्म में है, ये लिसनरी एविडेंस है। मतलब अब क्या किस तरीके से समझाऊं मैं, म्यूजिकल समझ लो कि इसमें श्लोक वाइज इस तरीके से इसका साक्ष्य वगैरह मिला है। ठीक है, कोई खास तरीके का रिटेन, कोई खास तरीके का रिटेन मतलब लिखित साक्ष्य वैदिक काल का नहीं है। हिस्टोरिकल एरा जाइए, यहाँ से महाजनपद का जो समय आएगा, महाजनपद क्या है, कौन कौन सा महाजनपद था, कितना था, ये सब महाजनपद जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा।
आप बस अभी इतना समझिए कि महाजनपद से अभी तक का मतलब वैदिक काल के बाद महाजनपद शुरू होगा, और महाजनपद के समय से अभी तक जो भी है उसका लिखित साक्ष्य हमारे पास बहुत अच्छे से कंप्लीट फॉर्म में है, पूरी तरीके से है। तो ये आपका ऐतिहासिक युग कहलाता है। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? ऐतिहासिक युग। ठीक है, तो एक बार आई थिंक कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, और मेरे ख्याल से उतना लिखने का जरूरत नहीं है, बस समझने का जरूरत है। तो इतना मेरे को आज समझाना था। ये डायग्राम मैंने पिछले बार भी बताया था, अब इसी में कुछ आपका ज्यादा बताया था। वो सारा के लिए पिछला जो वीडियो है जाके देखिए। ये बेसिकली मैंने थोड़ा बहुत क्या किया आपको, एक थोड़ा बहुत कुछ नया बताया, और पुराना जो लेक्चर था मेरा पिछले वाला जो लेक्चर, उससे थोड़ा जोड़ने की कोशिश किया। अब इस लेक्चर मैंने क्या बोला कि ये लेक्चर जो है आपका, ये वीडियो जो है आपका लेक्चर नंबर 2 है, या आप कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन नंबर 2 है, प्रस्तावना नंबर 2 है। इसमें भी मैं अभी इतिहास का प्रारूप ही आपको समझा रहा हूँ। इतिहास अभी पढ़ना है एक्चुअली बढ़िया, मतलब सीरियल वाइज शुरू नहीं किया है हम लोगों ने। पहले ये सब समझ रहे हैं, क्योंकि इन चीजों का जरूरत पड़ेगा। बिना इनको समझे हुए फिर इतिहास में आपका वही होगा जो अब तक होता आया है। जो आपको इतिहास से डर लगता है ना, भूत जो आपका सर पे नाचता है, वो इसी सब कारण से नाचता है, क्योंकि इन सब चीजों का एक सही तरीके से ज्ञान आपके पास नहीं है। चलिए, तो अब बात करते हैं कि इतिहास आखिर है क्या। तो सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊं तो भूतकाल का स्टडी या स्टडी ऑफ पास्ट इज नोन एज हिस्ट्री। ठीक है, पिछली घटनाओं के बारे में पढ़ना जानना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। ठीक है, तो अब सबसे पहला इसमें कुछ चीज है जो आपको जानना जरूरी है। जैसे हम लोग फादर ऑफ हिस्ट्री हैं हमारे, फादर ऑफ हिस्ट्री मतलब इतिहास के पिता कहिए, इतिहास के जनक कहिए, मतलब जिनके समय से जिन्होंने इतिहास का पढ़ाई लिखाई को फेमस बनाया। तो एक ग्रीक हिस्टोरियन थे। ग्रीक कहने का मतलब ग्रीस के रहने वाले थे। ठीक है, यूनानी, हिंदी में कहें तो यूनानी, यूनानी इतिहासकार थे। उनका नाम था हेरोडोटस। हिस्ट्री शब्द आया कहाँ से? ठीक है, तो हिस्ट्री शब्द आया है हिस्टोरिया से। हिस्ट्री शब्द जो आया है वो हिस्टोरिया से आया है, और ये हिस्टोरिया जो है ग्रीक शब्द है, जिसका मतलब ही होता है सर्च करना, इन्वेस्टिगेट करना, इंक्वायरी करना, मतलब खोज करना। सिंपल हिस्टोरिया का मतलब क्या होता है? खोज करना। और ये क्या है? ये ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक शब्द है। ठीक है, यहां तक समझ गए? हेरोडोटस जो थे हमारे फादर ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के जनक या हिस्ट्री के पिता, इन्होंने एक किताब लिखा। उस किताब का नाम था द हिस्ट्रीज। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले एक किताब लिखा जिसका नाम था द हिस्ट्रीज। और कब लिखा था ये किताब इन्होंने? तो इन्होंने लिखा था 430 बीसी में। कब लिखा था? तो 430 बीसी में। और जनरली इसके अंदर जो है ग्रीक लोगों का मतलब यूनानी लोगों का, जो ईरानियन लोगों से या इसी तरीके से कुछ कुछ लोगों के से जो युद्ध हुआ है उसका चर्चा इसमें है। तो इस इतना आपको जानने का जरूरत नहीं है कि इसके अंदर क्या है। मेनली इंपॉर्टेंट यही था कि हिस्ट्री जो है स्टडी ऑफ पास्ट हिस्ट्री कहलाता है। भूतकाल की घटनाओं को पढ़ना ही आपका क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है, स्टडी ऑफ पास्ट। भूतकाल की घटनाओं की जानकारी लेना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। फादर ऑफ हिस्ट्री हम लोग कहते हैं हेरोडोटस को, जो कि एक ग्रीक है, और इन्होंने एक किताब लिखा द हिस्ट्रीज 430 बीसी में, जो आप देख सकते हैं। और ये हिस्ट्री शब्द जो है ये ग्रीक शब्द है हिस्टोरिया, उससे आया है। और हिस्टोरिया का मतलब ही होता है इंक्वायरी करना, इन्वेस्टिगेट करना, सर्च करना। चलिए, अब इसमें नेक्स्ट जो मेरे को बताना है, तो इतना आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कभी कभी बच्चे पूछते हैं कि आखिर इतिहास हम पढ़ते क्यों हैं? ठीक है, क्या होता है इतिहास? तो इतिहास क्या है वो तो मैंने बता दिया, और पढ़ते क्यों हैं? तो हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी घटना जो हमारे जीवन में आज के समय में हो रहा है, इतिहास से हमें उस घटना से मतलब उस घटना को टैकल करने का सीख मिलता है। इतिहास पढ़ना बहुत जरूरी इसीलिए है क्योंकि इतिहास से ही हम लोग को
आगे अपना जीवन कैसे जीना है उसका सीख मिलता है अगर आप इसको फॉलो करते हैं। तो कहीं ना कहीं भी पूरे जितना भी आप आज के डेट में जो विषय पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं सबका जनक आपका इतिहास है। अगर इतिहास नहीं होता तो इन सारे चीजों का जन्म नहीं होता। समझ गए? इतिहास पढ़ना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपके आने वाले कल को पीछे वाले कल से जोड़ता है और जोड़ के आपको एक अच्छा रास्ता दिखाता है जिससे आप आने वाले कल को अपना सुगम और बढ़िया बना सकते हैं। इसीलिए इतिहास पढ़ना बहुत जरूरी है। ये सब जो है ये एक्स्ट्रा फिलोसफिकल जानकारी है, इसका फैक्चुअल जानकारी से कोई लेना देना नहीं है। मैंने जानबूझ के बताया क्योंकि बहुत बार बच्चों को इतिहास जो है बोरिंग लगता है। तो बोरिंग नहीं, इंपॉर्टेंट तो बहुत है। आपको मालूम है कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम उठा लो, इतिहास से क्वेश्चन नहीं रहेगा ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अगर इतिहास से क्वेश्चन नहीं होगा तो आधा मुझ ऐसे में मुड़ा लूंगा, आधा मुझ मुड़ा के घूमूंगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आधा मुझ घूमने का शौक तो है नहीं मेरे को। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, अब ये मत कहना कि जाके इंग्लिश का एग्जाम ले आना बोलना कि हाँ इसमें नहीं, तो मूर्ख वाला बात होगा भाई। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, एक मेरे को आप लोग को टाइम लाइन में बताना था। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 300 बीसी, सॉरी 430 बीसी। तो टाइम लाइन जनरली तो आपको मालूम ही होगा, बीसी एडी का तो मैंने पिछले लेक्चर में ही बता दिया है। तो जान लीजिए, जीरो मान लीजिए कि जीरो जीरो वो समय है जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, उसी को हम लोग लेते हैं। अब चाहे तो आप इसको बिफोर क्राइस्ट आफ्टर क्राइस्ट करके पढ़िए, मतलब बिफोर क्राइस्ट एनो डोमिनी करके पढ़िए, या फिर बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा ऐसे करके पढ़िए, वो आपके ऊपर है। जीरो से इधर आप जाते हैं, मतलब जो आपका जो आपने नंबर लाइन पढ़ा है ना मैथ्स में, सेम उसी तरीके से जीरो से अगर आप लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो माइनस में चलता है, राइट हैंड साइड जाते हैं तो प्लस में चलता है। तो यहाँ पे माइनस नहीं करना, यहाँ पे समझो कि समय पीछे की ओर चलेगा। ठीक है, इधर क्या होगा कि समय अगर छोटा अंक दिख रहा है तो वो पहले का समय है, बड़ा अंक दिख रहा है तो वो बाद का समय है, ये होगा। और इधर में क्या है, छोटा तो छोटा होगा, बड़ा तो बड़ा होगा, जाहिर सी बात है। तो जैसे अगर कह दूं मैं, तो यहाँ पे जीरो से नजदीक होगा आपका 100 बीसी, 200 बीसी, इस तरीके से चलेगा, 300 बीसी इस तरीके से चलेगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 100 एडी, 200 एडी, 300 एडी। मतलब आप देख रहे हैं कि जीरो के जितना नजदीक में आ रहे हैं इस साइड में, तो उतना ही अंक छोटा होता जा रहा है। 300 था, 200 हुआ, फिर 100 हो गया, लेकिन ये बड़ा है समय। 100 बीसी जीरो बीसी के 100 बीसी जीरो जो हम लोग मान के चल रहे हैं उसके ज्यादा नजदीक है। जितना इधर आगे बढ़ेंगे, जितना लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, उतना हम लोग पुराना जा रहे हैं। ठीक है, और इधर में जितना हम लोग राइट हैंड साइड जाएंगे उतना हम लोग नया में आ रहे हैं। ठीक है ना, बस यही समझना है। तो इसी टाइम लाइन से कुछ समझने के लिए आपका क्या है, जैसे आप समझते हैं कि 10 वर्षों का अगर है समूह तो उसको हम लोग कहते हैं डिकेड। 100 वर्षों का अगर है तो इसको हम लोग कहते हैं सेंचुरी। बहुत सारे लोगों को ये पता है, ऐसा नहीं कि नहीं मालूम है। लेकिन इसी में मान लीजिए कि अगर लिखा हुआ है 1 to 50 तो इसको फर्स्ट हाफ ऑफ सेंचुरी भी कहते हैं, फर्स्ट हाफ ऑफ सेंचुरी। और अगर है 51 to 100 तो इसको लास्ट हाफ का हो या सेकेंड हाफ का हो, या फिर इसी को सेकेंड हाफ ऑफ सेंचुरी भी बोला जाता है। तो ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है 1 मिलेनियम। मिलेनियम का स्पेलिंग देख लेना, हो सकता है गलत हो, चेक कर लेना, वो आप लोग के ऊपर है। ठीक है, 1 मिलेनियम जिसको कहते हैं 1000 ईयर्स, 1000 ईयर्स। अगर अब इसी तरीके से अगर मान लो कि इसको तोड़ा जाए, फर्स्ट हाफ ऑफ मिलेनियम तो क्या होगा, 1 से 500 साल। सेकेंड हाफ ऑफ मिलेनियम या लास्ट हाफ ऑफ मिलेनियम तो क्या होगा, 501 ईयर्स टू 1000। ये तो कॉमन सेंस का चीज है, समझ लीजिए इसको। तो इसी में एक चीज आपको जानना है कि अगर किसी पीरियड का हम लोग को एग्जैक्ट जानकारी नहीं होता है तो उसके लिए क्या करते हैं, जिसका एग्जैक्ट जानकारी है उसका तो हम लोग लिखेंगे, यहाँ इतना से इतना, यहाँ इतना से इतना। लेकिन अगर किसी का एग्जैक्ट जानकारी नहीं होता है, हो सकता है आप लोगों को कभी दिखा हो ऐसा लिखा हुआ
या कभी नहीं दिखा हो, क्योंकि जनरली अब लोग यूज नहीं करते हैं, लेकिन मेरा काम है बताना, मैं बता देता हूँ। उसको कहते हैं, इसको कहो सिरका, सिरका कहो या जो कहो, इसका सिंबल होता है CA से डिनोट करते हैं या फिर C। तो अगर मान लो कि कोई ऐसा पीरियड है जिसका हम लोग को जानकारी नहीं है अच्छे से, ठीक है, तो उसमें हम लोग इस तरीके से लिखते हैं उसको। जैसे मान लो कि हड़प्पा सभ्यता का पीरियड है आपका, हड़प्पा सभ्यता का पीरियड माना जाता है 1750 BC से 2350 BC। देखो ध्यान दो, ये BC है ना, टाइमलाइन के पहले, तो इसमें देखो 1750 से मैं 2350 बोल रहा हूँ, 2350 इधर होगा, 1750 इधर आएगा, मतलब जितना नजदीक आएगा उतना, ठीक है। तो इसको 1750 BC से 2350 लिखते हैं, या फिर इसी को आप उल्टा भी लिख सकते हैं। 23, अगर आप आने के क्रम में लिखो, मतलब कि हाँ घटने के क्रम में, जितना नजदीक आने के क्रम में, तो 2350 BC से 1750 BC लिखाता है, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है, लेकिन अगर इसको मतलब सही तरीके से लिखना होगा, तो जैसे घटते हुए क्रम आता है उसी तरीके से लिखोगे ना, तो आपको 1750 इसमें पीछे लिखना होगा, दिमाग में डाल दीजिए। 2300 और यहाँ लिखिए 1750, 2350 भी कहीं कहीं पे लिखा रहता है। तो ये होता है, मेनली मैं क्या बता रहा था वो ये कि ये पीरियड है, लेकिन ये पीरियड मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने बोला ना कि कहीं कहीं लिखा होता है, इसका मतलब एग्जैक्ट जानकारी इसके बारे में नहीं है। तो नहीं है, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे C, लिख देंगे हड़प्पा सभ्यता, और लिखेंगे 2350 BC, या फिर इसी को कहो 2300 भी, और कहा था आपका 1750। इस तरीके से हम लोग लिख के आगे बढ़ते हैं। तो ये छोटा छोटा कुछ चीज है जो कि आपका जानना बहुत जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको क्या पढ़ना है, अब पढ़ना है कि भारत का इतिहास का अगर बात करें, तो भारत का इतिहास सबसे पहले कहाँ से हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया, या भारत के इतिहास में किन्होंने जानकारी दिया, कैसे हम लोग को भारत का इतिहास पढ़ने का शुरू हुआ। तो सबसे पहले 1817 में 1817 में एक ब्रिटिश राइटर थे, ब्रिटिश लेखक थे जेम्स मिल, ब्रिटिश लेखक थे जेम्स मिल, ठीक है। 1817 में इन्होंने भारतीय इतिहास को तीन टुकड़ों में बांटा, तीन टुकड़ों में बांटा। एक इन्होंने पीरियड बताया हिंदू पीरियड, हिंदू काल, दूसरा इन्होंने बताया मुस्लिम काल, और तीसरा इन्होंने बताया ब्रिटिश काल। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 1817 लिखा हुआ है, तो 1817 का मतलब ही है कि इस समय अंग्रेजों की उत्पत्ति हमारे भारत में हो ही नहीं चुकी थी, बल्कि अंग्रेजों के हाथ में सत्ता भी जा चुका था। 1765 के बाद से ही अंग्रेज हमारे यहाँ मतलब हमारे, क्या आपका मतलब उसको कहेंगे, आपके सिस्टम में घुस गए। सिस्टम कहने का मतलब है वो एलवीस यादव वाला सिस्टम नहीं, सिस्टम कहने का मतलब है कि आपके कानून व्यवस्था में उनका हस्तक्षेप शुरू हो गया, जब से उन्होंने सिराजुद्दौला को हराया, उसका जब से उनको दीवानी राइट्स मिल गया। तो ये सब सब बात करेंगे हम लोग आधुनिक इतिहास में जब पढ़ेंगे तब। तो सिंपल सा आप समझो कि अंग्रेज के समय के थे, अंग्रेज खुद थे ये, अंग्रेज के समय के ही क्या थे, ये खुद भी ब्रिटिश थे। इन्होंने भारत के इतिहास को तीन खंड में बांटा। इसके पीछे इनका लॉजिक था, इन्होंने क्या किया, इनका कहना था कि मैंने इसको धर्म के आधार पे बांटा है, धर्म के आधार पे, क्योंकि अभी तक जो साक्ष्य मिला था उन साक्ष्यों के आधार पे इन्होंने बताया, या ऐसे भी बात सही है कि सबसे पहला जो काल है वो क्या है, हिंदुओं का, ठीक है। तो सबसे पहले भारत में आकर उत्पत्ति किसकी थी, मुस्लिम तो बाहर से आए थे, अंग्रेज भी बाहर से आए थे, ठीक है। हिंदुस्तान हिंदुओं का था, तो हिंदू पीरियड इन्होंने लिखा सबसे पहला। हालांकि अभी इसमें मैं कुछ बताऊंगा आपको कि हिंदू नाम हमारा नहीं था, हम लोग सनातनी लोग थे, ठीक है। हम लोग मेनली जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म नहीं कहलाता, ये सनातन कहलाता है, सनातन धर्म है ये। तो उसके बाद, सॉरी एक सेकेंड, पीरियड मुस्लिम पीरियड। दूसरा, जब 1100 के बाद से, 11वीं शताब्दी के बाद से जब मुस्लिमों का आक्रमण हुआ, मोहम्मद गौरी आया,
आपका गजनी आया। तो इन सब के बाद से आपका मुस्लिम पीरियड का इन्होंने बताया, जब मुगल आए, फिर सल्तनत वंश चला, मुगल वंश चला, इस तरीके से मुस्लिम। उसके बाद जब अंग्रेज आए तो ब्रिटिश पीरियड, उसका इन्होंने नाम दिया। ठीक है, तो इनके हिसाब से तो भारतीय इतिहास का ये तीन बंटवारा इन्होंने किया, तीन तरीके से बांटा। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार इसको नहीं मानते। ठीक है, अब नहीं मानने का वजह ध्यान से सुनिए। कुछ वजह है जिस कारण से इनका इस थ्योरी को फ्लॉप करार दे दिया गया, बेकार करार दे दिया गया। कैसे? सबसे पहला तो आपको यही दिख रहा होगा कि अगर आप धर्म के बेसिस पे बांट रहे हैं तो आपने यहाँ हिंदू लिख दिया, यहाँ मुस्लिम लिख दिया, तो यहाँ ब्रिटिश क्यों? यहाँ आपको क्रिश्चियन लिखना चाहिए था। ब्रिटिश कोई धर्म थोड़े है, ब्रिटिशर्स कोई धर्म थोड़े है, ब्रिटिशर्स तो क्रिश्चियंस थे, तो क्रिश्चियन लिखना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं लिखा, क्रिश्चियन नहीं लिखा है इन्होंने, इन्होंने ब्रिटिश पीरियड बोला। दूसरा चीज है कि ये हिंदू, अभी जो मैं बोल रहा था आपको, ये हिंदू वर्ड जो है ना, हम लोग अपने आप को हिंदू नहीं कहते थे। ठीक है, आज भले ही बहुत लोग हैं जो नहीं जानते हैं इस चीज को, अपने आप को बताते हैं हिंदू। हम लोग सनातनी थे, सनातन धर्म था हमारा। ठीक है, था क्या मतलब, है भी। हम लोग हिंदू नहीं बोलते थे। हिंदू जो नाम है ना, हिंदू नाम तो हम लोग को अरबी लोगों ने दिया, अरेबिक पीपल ने, अरबी लोगों ने हम लोग को हिंदू नाम दिया। बेसिकली वो हम लोग को क्या कहते थे, सबसे पहले उन्होंने हम लोग को क्या बोला, सिंधुज बोला। उन्होंने क्या बोला? सिंधुज। ठीक है, सिंधु कहने का मतलब है कि जब लोग जो सिंधु नदी के पूरब में रहते हैं, जैसे भारत का नक्शा अगर आप देखेंगे, ये आपका जम्मू कश्मीर वाला जो इलाका है, ठीक है, तो यहाँ पे जो सिंधु नदी ये जो बहती है, सिंधु नदी जो ये बहती है, सिंधु नदी है ये, तो ये तो इधर से आ रहे थे, अरब लोग तो इधर से आ रहे थे। तो इनका कहना था कि सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी के पीछे अभी सिंधु नदी है, सिंधु नदी के बाद झेलम है, चेनाब है, ब्यास है, सब यहीं पे है, जो कि आज का आपका पाकिस्तान में चला गया है। तो इनका कहना था कि जो लोग सिंधु नदी के पूरब में रहते हैं, ये तो वेस्ट साइड है, पश्चिम है, और ये आपका क्या है, ईस्ट है, पूरब है। तो इनके हिसाब से द पीपल लिविंग इन द ईस्ट रीजन ऑफ सिंधु रिवर इज नोन एज सिंधुज। सिंधुज, सिंधुज कहा इन्होंने, और यही सिंधु फिर बाद में हिंदू बन गया। इसे सिंधु को फिर बाद में हिंदू हिंदू कहा जाने लग गया, जो कि आज तक हम लोग हिंदू कहते हैं। तो ये हम लोगों का नाम नहीं दिया हुआ, ये अरबी लोगों ने हमें नाम दिया था, और वो भी कब दिया था तो ध्यान से सुनो। करीब 7th सेंचुरी के आसपास, 7वीं शताब्दी के आसपास ये लोग आना शुरू हुए थे, मतलब उधर से बाहर के लोग आना शुरू हुए थे। उस समय इन्होंने ऐसा कहा था, तब इनको दिखा था कि सिंधु नदी के पूरब में भी लोग रहते हैं, जो कि भारतीय लोग थे, सनातनी लोग थे, जिनको ये लोगों ने हिंदू कहा। और मुस्लिम का तो आपको मालूम ही है। तो इस कारण से भी दूसरा कारण था इनका ये रिजेक्ट होने का, कि एक्चुअली हिंदू तो हम लोग थे ही नहीं, हम लोग तो सनातनी थे। ठीक है, और जनरली उस समय हिंदू का जो मतलब था, हिंदू का मतलब किस चीज से था, तो हिंदू का मतलब ब्राह्मणिक कल्चर से था। ठीक है, हिंदू का मतलब ब्राह्मणिक कल्चर से था, ब्राह्मण कल्चर से था। ठीक, हिंदू का मतलब लोग ब्राह्मण ही समझते थे। बट आप सबको हिंदू कैसे कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आपने चर्चा नहीं किया, हिंदू धर्म के साथ साथ उसी समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये भी फ्लोरिश हो रहा था। जैन धर्म भी आ गया था मार्केट में, बौद्ध धर्म भी आ गया था मार्केट में। तो इनका चर्चा इन्होंने नहीं किया, इन सब को इन्होंने बता दिया कि हिंदू ही है। ठीक है, तो वो भी सही नहीं था। जैन धर्म अलग धर्म है, बौद्ध धर्म अलग धर्म है, और हिंदू धर्म का बेसिकली तात्पर्य तो ब्राह्मणिक धर्म से होता है, मतलब ब्राह्मणिक कल्चर, मतलब सनातनी कल्चर से होता है। तो इस कारण से भी तो 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि इससे इनके पूरे थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया कि नहीं, ये सही थ्योरी नहीं है। और एक एक चीज इसमें और है कि जो मुस्लिम पीरियड इन्होंने नाम दिया है, मुस्लिम पीरियड, ये मुस्लिम पीरियड इन्होंने तब का नाम दिया जब मुगलों ने आक्रमण किया। ठीक है, सल्तनत वंश तो एक तरफ शुरू हो गया था जब बेसिकली मुगलों ने आक्रमण किया, और वो माने दिल्ली पे, अजमेर पे कब्जा हो गया, सल्तनत मतलब मुस्लिमों का कब्जा हो गया, सिंपल। मुगलों के आक्रमण का ही मत कहिए, मतलब उससे पहले भी जो मोहम्मद गौरी आया, गजनी आया, तो जो आया है, और वहां से जो सल्तनत वंश शुरू हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक को जो बना के चला गया राजा।
तो उनका राज सिर्फ दिल्ली में था। हालांकि हम लोग मानते हैं कि जो दिल्ली का राजा वो भारत का राजा, लेकिन ऐसा है नहीं ना, उनके कंट्रोल में तो पूरा भारत था नहीं। दूसरा चीज है कि भले दिल्ली में मुस्लिम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन पूरा जो हमारा जो 90% 95% जो पॉपुलेशन है वो तो हिंदू राजाओं से भरा हुआ है। जो भी 90% 95% जो जगह है जहाँ पे जो राजतंत्र चल रहा है वो सब तो हिंदू राजा हैं। तो इस सब को आप मुस्लिम पीरियड कैसे कह देंगे? मुस्लिम पीरियड का मतलब तो ये होगा कि सब मुस्लिम हो, ऐसा तो था नहीं। तो ये 3-4 कारण जो है जिस कारण से इस थ्योरी को पूरा रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में मैं इतना ही पे विराम दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है कि लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। तो इसके बाद अगले लेक्चर में मैं आपसे चर्चा करूंगा सोर्सेज का, एविडेंस, जिस एविडेंस के बेसिस पे हम लोग पढ़ते हैं, एविडेंस कहो या इसको कहो साक्ष्य, जिन साक्ष्य के आधार पर हम लोग इतिहास पढ़ते हैं उसका बात करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पुरातन साक्ष्य था, पुरातन साक्ष्य क्या होता है और लिखित साक्ष्य क्या होता है। थोड़ा बहुत चर्चा मैंने पिछले लेक्चर में किया था, लेकिन इसको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। पुरातन में भी दो है, एक हमारा देसी है, ठीक है, एक देसी है और विदेशी भी है। तो इसी तरीके से देसी और विदेशी इसमें भी है। तो इन सारे चीजों का चर्चा हम लोग इसका अगले लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइए। कुछ इंफॉर्मेटिव लग रहा है कि नहीं, औरों से अलग लग रहा है कि नहीं, ये जरूर बताइए। अगर नहीं लग रहा है तो फिर मेरे इन सब लेक्चर को कराने का फिर कोई औचित्य रह नहीं जाएगा। तो इसीलिए अलग अगर लग रहा है तो जरूर बताइए। अलग लग ही रहा होगा, जाहिर सी बात है कि ऐसा नहीं करा है कि किसी ने भी। तो मेनली बात दूसरों से कंपेयर करने का नहीं है, मेनली है कि मैं आपको जितना ज्यादा मेरे से बन पड़ रहा है, जितना ज्यादा हो पा रहा है, एकदम अच्छे तरीके से आपको पूरा इतिहास करा दूं। इतिहास का भूत मैंने जो भगाने का जो संकल्प लिया है, उस भूत को मैं आपका भगा दूं। और ये तभी हो पाएगा मुमकिन जब आप मेरा साथ देंगे। इस लेक्चर को, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके आप देखिए, अपने दोस्तों में भेजिए, अपने जितने फ्रेंड सर्कल हैं, घर द्वार सबको भेज दो। ठीक है, मम्मी पापा नाना दादी चाचा मामी मौसी सबको भेज दो। क्योंकि बहुत सारे लोगों को इतिहास का जानकारी नहीं, जरूरी नहीं कि जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ही है, एक बेसिक जानकारी के लिए भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी मैं जब अभी तो लेक्चर स्टार्ट हुआ है ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं बहुत सारा चीज आप लोगों को, बहुत सारा तथ्य ऐसा बताने वाला हूँ जो कि आज तक आप नहीं जानते हैं और आज तक भ्रम में जी रहे हैं। पूरे सबूत के साथ बताऊंगा। तो लेकिन धीरे 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 धीरे, अब एक ही दिन में सारा कुछ पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जरूर आप लोग सभी से गुजारिश है कि जितना ज्यादा हो सके लेक्चर को शेयर कीजिए। और कैसा लग रहा है ये सीरीज, किस तरीके का लग रहा है, और कुछ इम्प्रूवमेंट का जरूरत है, कुछ और बदलाव का जरूरत है, तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री राम।